हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एल्केन हेलोरीन्स यूनिट का 4th नंबर का लेक्चर और इस यूनिट का ये लास्ट लेक्चर होगा। यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। आज के लेक्चर्स के टॉपिक क्या है मैं आपको पहले ही बता देता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। पहले आयोडोफॉर्म टेस्ट पढ़ेंगे, बड़े रीजनिंग क्वेश्चंस बनाता है। उस आयोडोफॉर्म टेस्ट कंप्लीट करने के बाद फिर हम आएंगे पॉली हेलोजन कंपाउंड पर, जैसे डीडीटी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, फ्रियॉन, CCl4 और इस जैसे और भी कंपाउंड जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है टॉपिक नंबर 1, आयोडोफॉर्म टेस्ट। एक बड़ा रीजनिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आयोडोफॉर्म टेस्ट का मतलब क्या है बच्चों? देखो, आयोडोफॉर्म एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है CHI3। इसे ट्राई आयोडोमीथेन भी कहते हैं। इसका कलर होता है येलो। ये एक येलो कलर का कंपाउंड है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन करते हैं और आयोडोफॉर्म बना देते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड आयोडोफॉर्म नहीं बनाते ऑन रिएक्शन विद NaOH एंड I2। NaOH और I2 से कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो रिएक्शन करते हैं और आयोडोफॉर्म बना देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जो NaOH और I2 से रिएक्शन करने के बाद आयोडोफॉर्म नहीं बनाते। तो ये हमें चेक करना है कि आखिर कौन आयोडोफॉर्म तैयार करेगा और कौन आयोडोफॉर्म नहीं बनाएगा। इसे ही कहते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इसे समझना बहुत सिंपल है। देखो, 2 टाइप्स के कंपाउंड हैं। कुछ होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें CO होता है। जहां भी CO है कार्बोनाइल है। कार्बोनाइल से डायरेक्ट अगर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, अगर कार्बोनाइल से डायरेक्ट मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो बच्चों ऐसे कंपाउंड आयोडोफॉर्म बनाएंगे जैसे CH3COCH3। आप देख सकते हो ये कार्बोनाइल ग्रुप है और कार्बोनाइल से डायरेक्ट मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। दो मिथाइल अटैच्ड है, एक भी अटैच्ड होता तो आयोडोफॉर्म बनाता। वन मोर एग्जांपल, CH3CO C2H5। आप देख सकते हो कार्बोनाइल से एक तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब ये भी आयोडोफॉर्म बनाएगा। CH3CHO, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो CH3CHO का जब स्ट्रक्चर देखोगे तो वो होगा CH3। जब भी CHO लिखा हुआ दिखे तो समझ जाना वो इंटरनली ऐसा लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो यहां भी कार्बोनाइल ग्रुप से मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, मतलब ये भी आयोडोफॉर्म बनाएगा। तो बच्चों ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड, मतलब ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जहां पे कार्बोनाइल से डायरेक्ट मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, वो आयोडोफॉर्म बनाते हैं ऑन रिएक्शन विद NaOH प्लस I2। कुछ अल्कोहल कंपाउंड भी होते हैं जिसमें OH होता है। तो OH से जुड़ा हुआ कार्बन होता है अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो पक्की बात है ये भी आयोडोफॉर्म बनाएगा। अगर अल्फा कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो ये भी आयोडोफॉर्म बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2OH। OH से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, क्या अल्फा कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा है? बिल्कुल जुड़ा है, मतलब ये आयोडोफॉर्म बनाएगा। वन मोर एग्जांपल, CH3CHOH CH2CH3। आप देख सकते हो OH से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है। क्या अल्फा कार्बन से राइट लेफ्ट कहीं भी डायरेक्ट CH3 जुड़ा है? ये CH3 जुड़ा है, मतलब ये भी आयोडोफॉर्म बनाएगा। तो बच्चों ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो अल्कोहल वाले या कार्बोनाइल वाले, जहां कार्बोनाइल से डायरेक्ट मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो वो आयोडोफॉर्म बनाएंगे, या अल्फा कार्बन से डायरेक्ट मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो वो भी आयोडोफॉर्म बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, फॉर एग्जांपल आपसे बोला कि इथाइल अल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि भाई इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल को सेपरेट करने का कोई तरीका बताओ या दोनों को पहचानने का कोई तरीका बताओ। तो इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल या किसी भी कंपाउंड को अगर आपको पहचानना है तो आप कोशिश करो, अगर उस कंपाउंड में OH ग्रुप है या कार्बोनाइल ग्रुप है तो आप आयोडोफॉर्म टेस्ट लगाओ। कैसे लगाओगे? एरो पर आप लिखो I2 प्लस NaOH। आपने एरो पे लिखा I2 प्लस NaOH, नीचे वाले में भी लिखा I2 प्लस NaOH। अब आप खुद चेक करके बताओ दोनों अल्कोहल हैं, कौन से अल्कोहल में अल्फा कार्बन पे CH3 जुड़ा है? तो ऊपर वाले अल्कोहल में अल्फा कार्बन से CH3 जुड़ा है, मतलब ये आयोडोफॉर्म बनाएगा। क्योंकि ये आयोडोफॉर्म बनाएगा तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिख देंगे आयोडोफॉर्म CHI3। और आप जानते हो कि आयोडोफॉर्म होता है येलो कलर का PPT।
वहीं पर हमने देखा कि यार मिथाइल अल्कोहल में अल्फा कार्बन है, लेकिन उस अल्फा कार्बन के पड़ोस में CH3 नहीं है। एक ही तो कार्बन है, वही अल्फा है, उसके पड़ोस में CH3 नहीं है, मतलब ये आयोडोफॉर्म नहीं बनाएगा ऑन रिएक्शन विद NaOH+I2। तो यहां लिख देंगे हम लोग नो रिएक्शन। तो बच्चों इस तरह से आप कंपाउंड को पहचान सकते हो बाय यूजिंग आयोडोफॉर्म टेस्ट। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं। आपसे बोला गया कि पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन दो अलग अलग कंपाउंड हैं, दोनों को पहचान कर बताओ कि कहां पेंटेन 2 ऑन है, कहां पेंटेन 3 ऑन है। तो जब आपने देखा कि यार इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है, अगर कार्बोनाइल ग्रुप वाला कंपाउंड है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट सबसे बेहतरीन टेस्ट होता है कंपाउंड को पहचानने के लिए। आपने क्या करा, आपने एरो पर लिखा I2+NaOH। अब आप खुद चेक करके बताओ दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड है, कौन से कंपाउंड में कार्बोनाइल से डायरेक्ट CH3 जुड़ा है। तो पहले वाले कंपाउंड में कार्बोनाइल से डायरेक्ट CH3 जुड़ा है, ये आयोडोफॉर्म बनाएगा, तो आगे लिख देंगे CHI3, दैट इज आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म या येलो PPT। वहीं पर सेकंड वाले कंपाउंड में हमने देखा ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल से डायरेक्ट राइट लेफ्ट कहीं भी CH3 नहीं जुड़ा, CH2 जुड़ा है, मतलब ये आयोडोफॉर्म नहीं बनाएगा, तो इसके आगे लिख देंगे नो रिएक्शन। तो बच्चों ये आयोडोफॉर्म टेस्ट का एक सबसे बड़ा यूज है, जिसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हो जो नॉर्मली कई स्टूडेंट को फंसा देता है, रोक देता है कि आप यहां पर रुक जाओ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर देते हो जो नॉर्मली स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है। अगर आपने आयोडोफॉर्म टेस्ट समझ लिया तो आप इस जैसा कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इसे जल्दी से नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो अब स्टार्ट करते हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड। देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट कंप्लीट हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब स्टार्ट करते हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड। डिटेल में एक एक कंपाउंड को समझते हैं क्या है। पहला कंपाउंड है फ्रियॉन, फ्रियॉन या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नेचर है कूलिंग करना। जब आप एसी में जो गैस फिल करते हो उसमें नो डाउट एमोनिया होता है, लेकिन उसके साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। रेफ्रिजरेटर में जो गैस होती है उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और जितने भी परफ्यूम डिओड्रेंट्स हैं उसमें एरोसॉल बनाने के लिए, वेपर्स बनाने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करा जाता है, हालांकि ओजोन लेयर के लिए नुकसानदेह। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बनाया कैसे जाता है, तो मैं आपको इसको एक प्रोसेस बताता हूं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए हमें लेना होगा CCl4। आपको लेना होगा CCl4, और CCl4 का रिएक्शन आप करोगे 2HF से इन प्रेजेंस ऑफ SbF5। बच्चों ये रिएक्शन भी स्वाट रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर भी फ्लोरीन आने वाला है। जब जब फ्लोरीन आएगा तो भाई स्वाट रिएक्शन कहलाएगा वो। ये भी स्वाट रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। जब आप रिएक्शन करते हो तो सबसे पहले यहां के 2 हाइड्रोजन, यहां से 2 क्लोरीन को निकालकर 2HCl बना लेंगे, तो भाई यहां 4 की जगह बचेंगे 2 क्लोरीन और उसके साथ आ जाएंगे 2 फ्लोरीन। बच्चों ये जो कंपाउंड दिख रहा है आपको, चलिए फाइनली ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है, इस कंपाउंड का नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC। इसे फ्रियॉन भी बोला जाता है। फ्रियॉन क्यों बोला जाता है, मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूं। क्लोरीन फ्लोरीन डेरिवेटिव जब कार्बन से जुड़ता है तो क्लोरीन फ्लोरीन डेरिवेटिव को फ्रियॉन फैमिली में रखा जाता है, लेकिन फ्रियॉन अलग अलग है। जैसे ये जो है ये फ्रियॉन 1,2 है। अब ये 1,2 क्यों है, मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूं। जैसा कि हम देख सकते हैं CF4, अगर आप इसे फ्रियॉन बोलोगे तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है, फ्लोरीन 4 है, तो ये है फ्रियॉन 1,4। वहीं पे अगर आप लिखते हो CFCl3 तो इसका नाम होगा फ्रियॉन, 1 कार्बन और 1 फ्लोरीन है तो 1,1। वहीं अगर आप लिखते हो CF2Cl2 तो इसका नाम होगा फ्रियॉन, 1 कार्बन और 2 फ्लोरीन है तो 1,2। और अगर आप लिखते हो CF3Cl तो इसका नाम होगा फ्रियॉन, 1 कार्बन एंड 3 फ्लोरीन है तो 1,3। तो बच्चों फ्रियॉन का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव, जिसमें जब आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाते हो ना तो सबसे कॉमन फ्रियॉन बनता है CF2Cl2, दैट इज फ्रियॉन 1,2। लेकिन कभी कभी इसके साथ अदर बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, इतनी माइन्यूट क्वांटिटी में बनते हैं कि उनको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप याद रखना, इट इज यूज इन रेफ्रिजरेटर एज वेल एज इन AC एंड इन एरोसॉल। तो बच्चों ये तो होगा फ्रियॉन। फ्रियॉन के बाद आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉलीहेलोजन कंपाउंड पे, जिसपे सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसका नाम DDT इसलिए क्योंकि शॉर्ट फॉर्म DDT इसलिए क्योंकि इसका नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल
ट्राइक्लोरोईथेन। अब ये डीडीटी क्या है? तो भाई डीडीटी एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका यूज करा जाता है इंसेक्टिसाइड के तौर पर, एंटी मलेरियल कंपाउंड के तौर पर। जहां मलेरिया ज्यादा स्प्रेड हो रहा है वहां डीडीटी पाउडर का यूज करा जाता है। इंसेक्ट्स को रोकना है तो इंसेक्टिसाइड के तौर पे डीडीटी का यूज करा जाता है। लेकिन डीडीटी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डीडीटी होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड, मतलब किसी भी नेचुरल प्रोसेस से डीडीटी खत्म नहीं होता, हवा से नहीं होता, पानी से नहीं होता। अब अगर डीडीटी नेचुरल प्रोसेस से खत्म नहीं होता और फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने अपने खेत में डीडीटी को स्प्रे करा, अब डीडीटी पानी, बारिश के पानी के साथ वो खेत से निकलता हुआ नदी वगैरह में चला गया, रिवर में चला गया या लेक में चला गया, तो वहां डीडीटी जब जाएगा, क्योंकि टूटने वाला तो नहीं है, ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो जब डीडीटी वहां जाएगा तो वहां जाकर डीडीटी करेगा पॉल्यूशन। तो बच्चों डीडीटी से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। डीडीटी को बनाते कैसे हैं? तो डीडीटी को बनाने के लिए हमें लेना होता है क्लोरल। डीडीटी को बनाने के लिए हम लोगों को लेना होता है क्लोरल और क्लोरोबेंजीन को जब रिएक्ट कराया जाता है, क्लोरल लेते हैं 1, क्लोरोबेंजीन को लेते हैं 2, मतलब 1:2 में लेते हैं और उसके बाद कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। जब क्लोरोबेंजीन और क्लोरल का रिएक्शन कराओगे तो यहां से निकलेगा, सबसे पहले निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल। आपने H2O निकालकर अलग कर दिया, जब H2O निकालकर अलग कर दोगे फाइनली इधर से देखो क्या बच रहा है, इधर बच रहा है CCl3 CH, और CH के 2 बॉन्ड फ्री हो गए। ऊपर वाले बॉन्ड से ऊपर वाला क्लोरोबेंजीन ऐड कर दो, नीचे वाले बॉन्ड से नीचे वाला क्लोरोबेंजीन ऐड कर दो, और फाइनली ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं DDT। तो ये DDT है। DDT का यूज लिख लेना बच्चों, इसका यूज होता है, इट इज यूज एज एन इंसेक्टिसाइड एंड इन एंटी मलेरियल मेडिसिन्स। तो जहां भी एंटी मलेरियल ड्रग्स, एंटी मलेरियल केमिकल्स यूज होते हैं वहां पे DDT का यूज होता है। तो चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉलीहेलोजन कंपाउंड पर, जिसका नाम है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसका यूज करा जाता है एज पेस्टिसाइड। एक कॉमन पेस्ट है, टर्माइट्स को मारना है। अगर कहीं दीमक लग गई है, टर्माइट्स लग गए हैं, व्हाइट एंड्स लग गई हैं जिन्हें व्हाइट टर्माइट भी बोला जाता है, अगर ये लग गई हैं तो आप उसके लिए BHC का यूज करोगे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और इसको बनाने के लिए हम लोग लेते हैं, आप इसको बनाने के लिए लेते हो बेंजीन का रिएक्शन जब क्लोरीन से कराते हो, वो भी लाइट की प्रेजेंस में, तो लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन का रिएक्शन एक्सेसिव हो जाता है, इतना ज्यादा एक्सेसिव हो जाता है कि बेंजीन के हर एक कार्बन पर क्लोरीन आकर ऐड हो जाएगा। और जब बेंजीन के हर कार्बन पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा तो बच्चों अंदर वाले सारे के सारे पाई बॉन्ड, ये जो आपको पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, अंदर वाले सारे के सारे पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, मतलब अंदर कोई भी बॉन्ड नहीं बचेगा। और ये जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं BHC, मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का फॉर्मूला होता है C6H6Cl6, क्योंकि इसके फॉर्मूले में 6 क्लोरीन 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 क्लोरीन है, इसलिए इसको 666 भी बोला जाता है। तो याद रखना, इट इज यूज एज एन इंसेक्टिसाइड। आप इसे नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे। वन मोर पॉलीहेलोजन कंपाउंड जिसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड या पाइरीन। अब पाइरीन क्यों ले रहा हूं, उसका नाम आपको मैं बताता हूं। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक बड़ा हेवी लिक्विड होता है। इस हेवी लिक्विड का यूज पहले किसी जमाने में यूज करा जाता था फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में, और कमर्शियली वो फायर एक्सटिंग्विशर जो शॉप्स पे बिकता था, वो बिकता था अंडर द नेम ऑफ पाइरीन। तो पाइरीन के नाम से वो फायर एक्सटिंग्विशर को सेल करा जाता था। लेकिन अब हम लोगों ने इसका यूज करना बंद कर दिया एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। उसके कुछ रीजंस हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम देखते हैं कि CCl4 को बनाया कैसे जाता है। CCl4 को बनाने के लिए आप मीथेन लेते हो, मीथेन का रिएक्शन कराते हो एक्सेसिव क्लोरीन से, वो भी हाई टेम्परेचर पे अराउंड 673 केल्विन। और जब आप ये रिएक्शन कराते हो तो यहां तैयार होता है CCl4, जिसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड को पहले फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे यूज करा जाता था, लेकिन अब नहीं करते। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल आप CCl4 को ले रहे हो एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, और वहां किसी ने पानी का यूज कर लिया आग बुझाने के लिए। अब आग को बुझाने के लिए अगर पानी का यूज कर लिया, वाटर से निकलेगी स्टीम, ये वाटर से निकलेगी स्टीम, और स्टीम CCl4 से रिएक्ट कर जाएगी, और जब स्टीम रिएक्ट करेगी तो बनाएगी COCl2 + 2HCl। तो ये बन जाएगी फॉस्जीन गैस।
और आपको मैं बता दूं फॉस्जीन गैस का नेचर होता है पॉइजनस। तो CCl4 का अगर गलती से वाटर से या स्टीम से रिएक्शन हो जाता है तो वो बना देती है पॉइजनस गैस फॉस्जीन। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है, इसीलिए हम लोगों ने इसका यूज करना बंद कर दिया एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन याद रखना आप लोग, क्वेश्चन आ जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पायरीन। व्हाट इज पायरीन? पायरीन का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड को बनाने के लिए आप मीथेन का यूज करते हो और उसका रिएक्शन एक्सेसिव क्लोरीन से कराते हो, तब जाकर बनता है CCl4। तो बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि CCl4 जो है इसकी स्मेल बड़ी इरिटेटिंग होती है। ये वो केमिकल है जिसकी स्मेल अगर आप इसको इनहेल कर लेते हो थोड़ा बहुत तो नॉजिया जैसी फीलिंग आती है, हेडेक होना शुरू हो जाता है। और अगर किसी इंसान ने ज्यादा इसका कंजम्पशन कर लिया, स्मेल ज्यादा इनहेल कर ली, तो उसके लिए वो कैंसरस भी हो सकती है। तो गाइज इसी के साथ हमारा ये यूनिट होता है कंप्लीट। अगर आपको किसी भी तरह की कुछ क्वेरी है, कोई अपडेट चाहते हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।